में ऐसे में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे 11th-12th का फिजिक्स का एकदम बेसिक से, और ये बेसिक क्लास है हमारी, पार्ट फर्स्ट है वीडियो का। और यह जो बेसिक है फिजिक्स का, ये सारा का सारा हमारा जो बेसिक है, ये आपका जो भी सभी आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें फिजिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उससे यहाँ से आपके क्वेश्चन भी क्लियर होंगे और आपको बेसिक भी अच्छी तरह समझ में आएगा। और यह वीडियो खास होने वाली है अभी जो 11th क्लास में जो बच्चे गए हैं, और 11th और 12th दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। इस वीडियो में हम पूरा 11th और 12th दोनों का भौतिक का जो फिजिक्स का जो हमारा बेसिक है वो क्लियर करेंगे। तो आप सभी लोग इस पे वीडियो पे अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपने अभी तक 10th क्लास में साइंस पढ़ के रखा है। तो साइंस को आगे 11th में हम कई अलग अलग शाखाओं में बांटते हैं, जिसमें से हमारी एक शाखा है भौतिक विज्ञान। तो पहले हम साइंस की जो 10th क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसा हमने 10th क्लास में शॉर्ट परिभाषा पढ़ी थी। मतलब क्रमबद्ध, व्यवस्थित सिस्टमेटिक जो हमारे पास में ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, यह हमारे प्रकृति से जितनी भी घटना घटित हुई है उससे जो हमें ज्ञान मिलता है, उन सभी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ मैं आपको बता दूं तो विज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है साइंस, मतलब इंग्लिश में इसका अर्थ होता है आई नो, मतलब मैं जानता हूँ। साइंस का मतलब होता है आई नो, मैं जानता हूँ। और ये जो साइंस है ये हमारी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें लैटिन भाषा में जो ये हमारा साइंस, ये अपने लैटिन भाषा के शब्द साइंटिका से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है टू नो। इसके द्वारा भी हम यहाँ पे साइंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके द्वारा आपके अभी 11th क्लास के स्टार्टिंग में ही ये परिभाषा दी गई है, बुक में भी है। तो यहाँ से आप विज्ञान की परिभाषा को समझेंगे कि भौतिक जगत में घटित होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित, जिसको हम सिस्टमेटिक बोलते हैं, ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है और उनका हम जब क्रमबद्ध प्रेक्षण करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से उनका ज्ञान को हम अर्जित करते हैं, उन सभी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चलिए, विज्ञान की दो शाखाएं हैं, तो कौन कौन सी ये जानते हैं। विज्ञान की दो शाखाएं है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान का अर्थ हो जाएगा जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। प्राकृतिक का अर्थ ही होता है प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया गया ज्ञान, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक ज्ञान हो जाएगा। फिर दूसरा आ जाएगा आपका कृत्रिम ज्ञान। कृत्रिम का मतलब हो जाएगा, कृत्रिम और प्राकृतिक में थोड़ा सा डिफरेंस नए बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया गया है उसे हम कृत्रिम बोलते हैं। और प्राकृतिक किसको बोलते हैं? जो हमें प्रकृति ने स्वयं प्रदान किया है, अपने स्वतः ही प्रकृति के द्वारा जो हमारे पास में प्रदान है, हमें जो हमें पता है वो हमारे प्राकृतिक हो जाता है। और जो हम मानव स्वयं बनाता है, जितने भी क्रियाकलाप करता है, कुछ प्रयोग करता है, उसके द्वारा जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो हमारा कृत्रिम ज्ञान होगा। इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान जिसको हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में यहाँ पे फिजिक्स कहते हैं। तो भौतिक फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे मैटर, तथा ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी, और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो खास पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि द्रव मतलब कि मैटर जितना भी है प्रकृति में, और ऊर्जा, ये दोनों को मिलाकर इनकी जो दोनों की जो परस्पर क्रियाएं होगी, परस्पर आपस में जितनी भी इनमें रिएक्शंस होगी, उन सभी का जितना भी रिएक्शन होने के बाद में जो भी हम इससे अध्ययन करेंगे, इन रिएक्शन करने के बाद में जो भी यहाँ पे अभिक्रियाएं होगी, रिएक्शंस होंगी, सभी से जितना भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उन सभी क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? क्रियाओं की जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम भौतिक कहते हैं। तो प्रकृति में भौतिक क्या है? वास्तव में अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो मैं बताना चाहूँगा
कि जितना भी प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही है, आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से वॉइस सुन रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, मेरी ध्वनि सुन रहे हो, मेरी ध्वनि आप तक पहुंच पाना, ये भी हमारा एक साइंस का ही, भौतिक का ही भाग है। मतलब बिना भौतिक के ना तो आप मेरे ये वीडियो देख पाते और ना ही मैं आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा पाता, तो ये भी हमारा एक साइंस ही है। दूसरी चीज़ें, सभी प्रकृति में जितनी भी प्रकार से घटनाएँ घटित हो रही है सभी साइंस से हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भौतिक। तो इस प्रकार से आप भौतिकी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब भौतिक में बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारे लिए, मात्रक एवं विमा। तो मात्रक क्या होता है और विमा क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड 11th 12th में क्वेश्चन भी आते हैं और सभी कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, उनके लिए बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक की जरूर बने रहिए ताकि आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो भौतिक राशियाँ, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है वो देखेंगे। भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं, जिसे जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, भार, वेट, लंबाई, बल हम इसको बोलते हैं फोर्स, लंबाई लेंथ, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व डेंसिटी, विद्युत धारा और दूरी डिस्टेंस। इस प्रकार से हम अलग अलग वस्तुओं का द्रव्यमान में, लंबाई में, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं राशियों को भौतिकी के नियम के आधार पे। तो ये भौतिक राशियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियाँ हमारे पास में है 2 प्रकार की। तो कौन सी होती है भौतिक राशि? 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? पहली होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, पहले इन्हें समझ लेते हैं हम। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन हमने नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूँ। तो अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? अदिश राशियाँ क्या होगी? जिनको परिमाण के साथ साथ, अब परिमाण क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो परिमाण मतलब कि मान लो कि ये ए है कोई पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी तक की जितना डिस्टेंस है ये इसका क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। ये इसका क्या कहलाएगा, परिमाण। आप यहाँ पे 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन होंगे, परिमाण और परिणाम। तो यहाँ पे परिमाण और परिणाम में अंतर, डिस्टेंस में आपको बता दूं कि परिमाण क्या होता है, 2 वस्तुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उसका तय किया गया जो डिस्टेंस होता है वो उसका परिमाण है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इनके बीच का जो परिमाण है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी इसकी माप होगी वो होगा। और परिणाम, नीचे वाला जो परिणाम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका परिणाम हो जाएगा और परिमाण जो हो जाएगा वो 2 वस्तुओं के बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने समझा कि परिमाण क्या होता है। तो जो अदिश राशि है, अदिश का मतलब ही होता है, देखो अदिश, यहाँ पे आप संधि विच्छेद करेंगे अ प्लस दिश, तो यहाँ से अदिश अलग हो जाएगा, मतलब जिसमें दिशा साथ में ना हो उसको बोलेंगे अदिश। और सदिश, सदिश का मतलब साथ में, तो सदिश मतलब जिसमें दिशा साथ में हो वो सदिश राशि, जिसमें दिशा साथ में ना हो वो अदिश राशि। तो यहाँ पे सदिश राशि में क्या होगा, एक प्लस पॉइंट ये है कि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है और अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो हम जिसमें परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, जिसकी दिशा निश्चित नहीं होगी, उसे हम बोलेंगे अदिश राशि। लेकिन परिमाण के साथ साथ जिसमें दिशा भी होती है उसे हम बोलते हैं सदिश राशि। तो ये हमारी सदिश राशि को हम शॉर्टकट में मैं बताना चाहूँगा कि सदिश राशि को हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों या स्मॉल लेटर में भी दर्शा सकते हैं। और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों के ऊपर आप, जैसे अपन ने सदिश राशि लिखी, कोई अपन ने सदिश राशि लिखी वेग, तो वेग हमारी सदिश राशि है, इसको हम वी से दर्शाते हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, और इसके ऊपर हम वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये वेक्टर का चिन्ह ये बताता है, ये जो इस तरीके से हमने बनाया ये हमारा परिमाण हो गया, और यहाँ पे जो हमने इस तरीके से यहाँ पे एरो लगा दिया इसका मतलब हो गया ये दिशा। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर, ये जो साइन है इसको बोलते हैं वेक्टर, या इसको हिंदी में पढ़ते हैं सदिश। तो वी के ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया, तो वी वेक्टर को हम बोलेंगे सदिश राशि। तो वी क्या है, हमारा वेग है, और वेग एक सदिश राशि है। हम वेग और चाल, दूरी, ये सभी क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मैं आपको उससे बहुत ही अच्छा डिटेल पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी आप हम देख रहे हैं सदिश और अदिश, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं डिटेल करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर किसको बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर वी के ऊपर जो तीर का चिन्ह लगाया जाता है इसको वेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से जो रहता है इसका परिमाण बताता है, और ये हमने एरो लगा दिया तो ये इसकी दिशा बताएगा। और वी के ऊपर लग रहा है मतलब आप समझ जाएंगे अंग्रेजी के किसी भी कैपिटल लेटर के ऊपर अगर वेक्टर लगाए तो आप समझ जाएंगे कि वो सदिश राशि है। और स्मॉल लेटर के ऊपर हम लगाते हैं केप, जैसे आई के ऊपर लगा देंगे तो ये आई के ऊपर हम लगाते हैं केप, इसको बोलते हैं केप। आई केप, जे केप, के केप, ये केप के द्वारा भी हम सदिश राशि को दर्शा सकते हैं। और अंग्रेजी के गाढ़े अक्षर के द्वारा भी हम सदिश राशि को दर्शा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको वी को ही दर्शाना है, वेग को, तो हम अंग्रेजी के गाढ़े अक्षर, बहुत ही गाढ़े अक्षर, आप देखो इतना टाइम तो हमारे पास रहता नहीं कि हम इतना गाढ़े अक्षर बनाते रहे, तो ये अंग्रेजी के गाढ़े अक्षर के द्वारा भी हम सदिश राशि को दर्शा सकते हैं। तो बुक में ज़्यादातर गाढ़े अक्षरों में लिखा रहता है या कहीं कहीं वेक्टर लगा रहता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे इन सभी से। इस प्रकार हम सदिश राशि को व्यक्त कर सकते हैं। अब अदिश राशि क्या होती है उसे देखते हैं। तो अदिश राशि में इन्हें हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों के द्वारा लिखते तो हैं लेकिन साथ में वेक्टर नहीं लगाते। जैसे कि हमने कोई अदिश राशि ले लेते हैं, वर्क, कार्य, डब्ल्यू से दर्शाते इसको हम, और इसके ऊपर हम कोई वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्क जो है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि हमको कभी भी हम जैसे हम कहीं बैठे हैं, कहीं लिख रहे हैं, तो हम किसी एक निश्चित दिशा में कार्य नहीं कर रहे, मतलब वर्क करने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इसलिए कार्य कैसा होता है हमारा एक अदिश राशि होता है। और दूरी भी हमारा एक अदिश राशि है। चलिए इस दूरी, चाल, वेग, ये सभी के बारे में, त्वरण के बारे में, जड़त्व के बारे में, सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं जितना कि इसमें बेसिक है। तो सदिश और अदिश में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, बेसिक सा है, अपना 10th क्लास में ही पढ़ के रखा है। चलिए यहाँ पे भी बेसिक ही अपन देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। माप के मात्रक इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मतलब हम यूनिट्स किसे कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को, मतलब जिसके द्वारा हम किसी राशि का बताएंगे कि वो कितनी उसकी माप है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? यूनिट। तो मात्रक दो प्रकार से होते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं कौन से मात्रक है। फर्स्ट है मूल मात्रक तथा दूसरा है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को हम बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड बोलते हैं डेरिवेट यूनिट। तो यहाँ पे दो प्रकार से मात्रक है, मूल मात्रक कौन से होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्तमान में एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एसआई, एसआई का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट। एसआई पद्धति जो हम भी वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है वो यही पद्धति हमारी एसआई पद्धति, और इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट। याद रखेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट एसआई पद्धति का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट का ही मापन क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा यूनिट का ही हम अधिकतर अभी प्रयोग कर रहे हैं मापन क्षेत्र में, और इसी का संशोधित रूप है हमारा एमकेएस। ये जो हमारी एसआई पद्धति है ये हमारा एमकेएस पद्धति का एसआई जो है एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। चलिए वही भी अपन अभी इसी वीडियो में आगे हम इसके बारे में और डिटेल करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं, 7 मूल मात्रक पढ़ना था हमारे को, 2 व्युत्पन्न मात्रक या संपूरक मात्रक जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। चलिए तो एसआई जो है एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 संपूरक सप्लीमेंट्री मात्रक होते हैं। 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, और पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो एसआई पद्धति के मूल मात्रक हमारे पास में 7 मूल मात्रक है, तो कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे कॉलम बनाया है भौतिक राशि का, दूसरा मात्रक का, और तीसरा लिखा हुआ है हमने संकेत का। तो फर्स्ट कौन सा है? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, और संकेत प्रतीक जिसको हमने बोल के रखा है यहाँ पे सिंबल। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में, लंबाई जो है इसको हम इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। मीटर लंबाई का एसआई मात्रक होता है। आपको ये सभी मात्रक याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव भी इससे बनते हैं। और लंबाई को हम जो मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। याद रखेंगे यहाँ पे हमने कैपिटल एम ने लिख देना है, मीटर को हम कैपिटल एम से कभी नहीं लिख सकते। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप पूरा मीटर लिख सकते हो। कैपिटल एम से क्यों नहीं लिख रहे हैं? किसी के भी संकेत को
किसी भी भौतिक राशि के संकेत को हम कैपिटल लेटर से तब ही लिखेंगे जब वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर उसका नाम रखा गया हो, अन्यथा हम उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। चलिए, जैसा कुछ आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप याद रखेंगे कि अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पे अगर किसी भौतिक राशि का किसी का नाम रखा गया हो तो हम उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से रखेंगे। तो अभी आगे इससे रिलेटेड आएगा, चलिए बताते हैं। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि लंबाई जो है इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और संकेत क्या होता है इसका, स्मॉल एम। अभी अगर हम यहीं पे बात करें कि ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक भी होता है, 4 प्रकार के मात्रक होते हैं। फर्स्ट आपका फर्स्ट आपका हो जाएगा सीजीएस, फिर एफपीएस, फिर एमकेएस और फिर एसआई। इस प्रकार से 4 प्रकार के मात्रक होते हैं। अगर हम बात करें मीटर का, तो मीटर का जो सीजीएस मात्रक होता है वो लंबाई का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे एसआई मात्रक क्या है इसका, मीटर है, और एमकेएस पद्धति में भी इसका लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सेंटीमीटर जो है वो छोटा है और मीटर क्या है, बड़ा है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इसका मतलब ये है कि सेंटीमीटर छोटी राशि है और मीटर बड़ी राशि है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि एसआई जो है, एसआई पद्धति जो है वो बड़ी पद्धति है और सीजीएस पद्धति उससे छोटी पद्धति है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम जैसे भी क्वेश्चन बनते जाएंगे उस पर बेसिक बताते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेकेंड है यहाँ पे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो हमारी भौतिक राशि है द्रव्यमान का मतलब होता है इंग्लिश में यहाँ पे मास, और मास का मतलब होता है, हम सिंपल सी भाषा में बोले तो वजन, वेट। किसी भी वस्तु का जो वेट होता है वो, उसको हम किस में मापते हैं, तो ऐसे पद्धति में हम जो अभी मापते हैं, अभी हम कुछ भी दुकान में खरीदने जाएंगे तो शक्कर लेने जाएंगे मान लो, तो वो हमको किलो में माप के देगा, जिसका भी वजन होता है वो हमको किलो में माप के देगा। तो इस प्रकार से जो द्रव्यमान है जिसका वजन होता है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ऐसा ही मात्रक बोल रहा हूँ मैं। अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो इसी में क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो ग्राम छोटा होता है और किलोग्राम बड़ा होता है। 1000 ग्राम के बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे सीजीएस मात्रक में ग्राम बोलेंगे, और यहाँ पे भी हम ऐसा ही मात्रक लिख रहे हैं, इसलिए द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, जिसको हम शॉर्टकट में देखो किलोग्राम भी जो द्रव्यमान है ये भी कोई यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको केजी, स्मॉल में केजी से इसको दर्शाते हैं, केजी से ग्राम, किलोग्राम, केजी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड मूल मात्रक है समय। समय का मूल मात्रक क्या, समय जो है इसका भौतिक राशि समय है, समय का इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड। इसका सेकेंड हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में हम दर्शाते हैं स्मॉल एस से, कैपिटल एस से दर्शाते हैं इसको, और SEC भी लिख सकते हैं सेकेंड के लिए। यहाँ पे हम SEC लिख सकते हैं सेकंड के लिए, या फिर एस के द्वारा भी अपन लिखते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड, स्मॉल एस लिख सकते हैं, स्मॉल एस ही लिखेंगे आप भी। चलिए नेक्स्ट, ताप। तो ताप का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 11th 12th हो या अन्य कंपटीशन एग्जाम हो, 10th से रिलेटेड जब भी कंपटीशन एग्जाम का आप एग्जाम दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ताप है, ताप की इकाई जो केल्विन है, केल्विन यहाँ पे अपन ने कैपिटल के से रखा गया है। तो ये क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है ना। तो केल्विन जो है वो एक साइंटिस्ट है, इसलिए इसके नाम पे रखा गया है, इसलिए इसका जो केल्विन है उसको हम यहाँ पे के से दर्शाते हैं, कैपिटल के से। इसी प्रकार विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट है, इसलिए हम इसके नाम में यहाँ पे जो मात्रक है शॉर्टकट में हम इसको, प्रतीक क्या है इसका, कैपिटल ए। एम्पियर एक वैज्ञानिक है, इसलिए उसके नाम का उसको जो हम शॉर्टकट में दर्शाएंगे तो यहाँ पे उसका प्रतीक क्या हो जाएगा, कैपिटल ए होगा। तो याद रखेंगे, जब भी साइंटिस्ट के नाम पे अगर मात्रकों के नाम रखे गए हैं तो उनके जो हम दर्शाएंगे प्रतीक, वो कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाए जाते हैं। बाकी अन्य कंडीशन में अदरवाइज हम स्मॉल लेटर से ही दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हमने एम्पियर तक के देखा कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन, यहाँ पे जो 6 हमारा व्युत्पन्न मूल मात्रक है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडला। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडला होता है। कैंडला कोई साइंटिस्ट नहीं है, इसलिए इसका जो नाम हो जाएगा वो CD हो जाएगा, ठीक है ना। कैंडला ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है, CD। और पदार्थ की मात्रा लास्ट है हमारा मूल मात्रक में।
पदार्थ की मात्रा जो है इसको हम किस में मापते हैं, तो मोल में मापते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा पदार्थ की मात्रा का मोल, और इसको हम दर्शाते हैं MOL स्मॉल में। तो इस प्रकार हमारे व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक 7 प्रकार के कंप्लीट होते हैं। और हमारे जो संपूरक मात्रक है दो, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार से हमारे पास में है संपूरक मात्रक। तो फर्स्ट है हमारे पास समतल कोण। समतल कोण का इसका ऐसा ही मात्रक हो, इसका समतल कोण हमारी सदिश भौतिक राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक है रेडियन, और जिसको हम दर्शाते हैं प्रतीक क्या है इसका RAD। नेक्स्ट ठोस कोण होता है भौतिक राशि। ठोस कोण के लिए हम इसको किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में मापते हैं, और इसका हम शॉर्टकट जो प्रतीक होता है वो होता है SR स्मॉल में। चलिए, तो आपने देखा अभी 7 प्रकार के हमारे भौतिक राशियों के 7 प्रकार के आपके मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक, ये हमने देखे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसको अच्छी तरह समझिए। ये 7 प्रकार के मात्रक आपको याद करना है, मूल मात्रक, और ये 2 संपूरक मात्रक भी याद करना है आपको। अब हम पढ़ेंगे SI के कुछ पुराने मात्रकों के नाम एवं संकेत। तो पुराने नाम एवं संकेत देखते हैं। तो राशि, और फिर उसके बाद में हमने लिखा है पुराना नाम, और फिर लास्ट में लिखा है नया नाम। इस प्रकार ये 3 कॉलम है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा राशि, दूसरा यहाँ पे पुराना नाम, और फिर यहाँ पे अभी जो प्रचलित है वो नया नाम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, पुराना नाम और फिर नया नाम। चलिए देखते हैं। तो ताप जो है इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड बोलते थे इसको, और डिग्री सेल्सियस भी लिखते थे। ऐसा डिग्री सेंटीग्रेड को इस तरीके से लिखते थे हम। दर्शाने का प्रतीक तो वही है, अभी भी दर्शाने का प्रतीक वही है कि डिग्री सेल्सियस ही लिखते हैं, लेकिन नाम पहले हम डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते थे, और अब नाम क्या पढ़ेंगे इसको, डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते थे, लिखने का तरीका वही है दोनों का, लेकिन बस इसमें था कि सेंटीग्रेड, और इसमें अब हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। तो इतना अंतर आया है अभी नए और पुराने नाम में। दूसरा है आवृत्ति। तो यहाँ पे हम इसका नाम पढ़ेंगे कंपन। पुराना नाम है इसका कंपन प्रति सेकेंड, जिसको हम शॉर्टकट में CPS लिखते हैं। और अभी हमने क्या कर दिया, कंपन प्रति सेकंड को नया नाम चेंज करके लिख दिया इसका हर्ट्ज, या इसको हम दर्शाते हैं HZ, जिसमें हम आवृत्ति मापते हैं। तो आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, ताप को हम किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं, और ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं, हम केंडलम में मापते हैं। अभी अपन ने देखा कि ज्योति तीव्रता जो है हमारा वो मूल मात्रक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता का जो हमारा पुराना नाम है, ओल्ड नेम क्या हो जाएगा, कैंडल शक्ति। इसको शॉर्टकट में हम दर्शाते हैं CP से, और कैंडला जो हो जाएगा इसका नया नाम, वो हो जाएगा CD। इसको हम दर्शाते हैं CD से। कैंडल शक्ति का जो नया नाम है वो कैंडला है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम जानेंगे भौतिक राशियों के मापन हेतु 4 पद्धतियाँ प्रचलित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास का जो 2nd चैप्टर है आपका, उसमें भी ये पद्धतियाँ दी गई है। और 11th 12th सभी 11th 12th का जो भी फिजिक्स है, इसका जो बेसिक है सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह देखें। और अभी तो 11th 12th में जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो CGS पद्धति, 4 प्रकार की हमारे पास में पद्धतियाँ हैं। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ CGS, दूसरा FPS, तीसरा MKS, और लास्ट जो SI है वो MKS का ही संशोधित रूप किया गया है। तो अभी सर्वाधिक प्रचलित पद्धति वही है MKS या SI। दोनों को हम लगभग, दोनों के MKS और SI के जो मात्रक होते हैं वो दोनों लगभग बराबर ही होते हैं, सेम मात्रक होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट CGS पद्धति, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मतलब CGS पद्धति जो है उसे हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें जो लंबाई है, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की जो मात्रक है वो क्रमशः क्या होते हैं, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, और अभी अपन ने देखा था, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड FPS पद्धति। तो FPS पद्धति क्या होती है, फुट पॉइंट सेकेंड। फुट पॉइंट सेकेंड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पद्धति। ब्रिटिश पद्धति एक प्रकार की ये ब्रिटिश पद्धति है, आपको ये नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है कि FPS पद्धति है कौन सी है, ब्रिटिश है ना। अलग अलग प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो उसमें आपको पता लगाना चाहिए कौन सा है ब्रिटिश पद्धति, आपको ये पता होना चाहिए। तो FPS जो है वो एक प्रकार की ब्रिटिश पद्धति है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की जो मात्रक है वह क्रमशः लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है।
तो फुट पॉइंट मतलब हम जो दूरियां मापते हैं, हम अपनी घर की जगह नापते हैं कि जहाँ पे हमको घर बनाना होता है उसको हम फुट में मापते हैं, स्क्वायर फीट में मापते हैं। तो इस तरीके से एफपीएस जब भी हम स्क्वायर फुट में अब हम जगह माप रहे हैं तो हम वहाँ पे किस पद्धति का यूज़ कर रहे हैं, एफपीएस पद्धति का यूज़ कर रहे हैं। देखिए हम सब यूज़ तो करते हैं ये पद्धति, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि ये कौन सी पद्धति का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम 1 kg कुछ हम सामान लेके आए, मान लो कि 1 kg हम शुगर लेके आए, तो हमने क्या कौन सी पद्धति का 1 kg लेके आए हम, है ना। हम 1000 ग्राम लेके नहीं आए, हम क्या लेके आए 1 kg लेके आए। हम ऐसा बोल रहे कि हम 1 kg लेके आए, लेकिन वही हमारा 1000 ग्राम है। अगर हम बोले कि हम 1000 ग्राम शुगर लेके आए हैं तो हम कौन सी पद्धति का यूज़ कर रहे हैं, सीजीएस पद्धति का। यदि हम वहीं पे ये बोल दें कि 1 kg लेके आए हैं तो हम किस पद्धति का यूज़ कर रहे हैं, एमकेएस या एसआई पद्धति का। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग एक्सप्लेन हो रहा होगा कि एमकेएस और एसआई में क्या अंतर है और एफपीएस में क्या अंतर है। फुट पॉइंट सेकेंड, ये वाली जो हम पद्धति है सेकेंड वाली, सेकेंड नंबर की, इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। हमारे दैनिक कार्यों में ये यूज़ नहीं आती है, बस जगह मापने के लिए यूज़ होती है पाउंड और सेकंड में। तो यहाँ पे लंबाई द्रव्यमान को हम इस प्रकार से बहुत ही कम मापते हैं। चलिए, लंबाई को भी हम सिर्फ घर बनाने के लिए इसमें ही आप फुट में मापते हो, बाकी तो अन्यथा सभी जगह अपने को ये काम में नहीं आती है। चलिए, इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए हम इसको बोले कि ये बहुत कम यूज़ होती है। थर्ड नंबर आ जाएगी अपनी एमकेएस पद्धति। तो इसमें लंबाई द्रव्यमान और समय के जो मात्रक होते हैं एमकेएस पद्धति में, इसमें लंबाई द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी ये थर्ड पद्धति कंप्लीट होती है। और एमकेएस का ही संशोधित रूप मैंने अभी आपको जैसा बताया, वो क्या है हमारा एसआई, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति हिंदी में होता है। और इसके पहले भी अपन इसका पढ़ के रखा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई पद्धति का फुल फॉर्म। ये हमारी एसआई पद्धति है, जो 4th नंबर की एसआई यूनिट। तो एमकेएस पद्धति के इस संशोधित रूप को हम 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इस नवीन पद्धति का अब व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कि अब जो हर जगह जो प्रचलित है वो इसी पद्धति में प्रचलित है। मतलब कि हम जब भी दुकान में जाते हैं तो आपको वो यही बोलता है कि 1 kg चाहिए या 2 kg चाहिए या आधा kg चाहिए, है ना। इस प्रकार से बोलता है, ये नहीं बोलेगा कि यार 200 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, 300 ग्राम चाहिए या 1000 ग्राम चाहिए। मतलब कि आपको 1 kg से ऊपर चाहिए तो आप यही बोलेंगे कि हमको 1 kg चाहिए। तो इस प्रकार से हम मतलब कि जो यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति का यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारा एमकेएस का ही संशोधित रूप है। तो एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होते हैं सेम वही मात्रक आपके एसआई पद्धति में भी होते हैं, याद रखेंगे। उसमें दूरी का मात्रक मीटर है एमकेएस में, तो एसआई पद्धति में भी मीटर ही है। वहाँ पे अगर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है तो यहाँ पे भी किलोग्राम है एसआई पद्धति में। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि लगभग हम ये बोल देते हैं कि एमकेएस और एसआई लगभग बराबर एक जैसी ही पद्धति है, आपस में बराबर है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं हमारे मूल मात्रक। तो अभी तक के हम राशियाँ देख रहे थे, अब हम मात्रक देख रहे हैं। तो मूल राशियाँ, मूल व्युत्पन्न राशि, अपने मूल राशियाँ देखिए और व्युत्पन्न राशियाँ देखिए, आप मूल मात्रक देखेंगे और व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे। तो बस ये भी आपका बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का सेकेंड और किलोग्राम, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, समय का मात्रक सेकेंड और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम। ये लगभग यहाँ पे ये जो सभी के सभी मूल मात्रक होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कि ये स्वतंत्र मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक कैसे होते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद प्रकाश वर्ष जो मात्रक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंपटीशन के लिए, सभी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है बहुत ही अत्यधिक दूरी होती है, उसके लिए हम इसका यूज़ किया जाता है। जब लगभग तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष का समय जो होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर की होती है, आपको ये याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट। और ये भी याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है वो हमारा जो मात्रक है ये सबसे अधिक अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि धरती से सूर्य की जो दूरी है वो कितनी है, तो उसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। पृथ्वी से हमारी चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो वो हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो इस प्रकार से हम लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो आपने पारसेक अभी पहली बार नाम वर्ड सुना होगा। जो पारसेक है 1 पारसेक, ये भी क्या होता है कि दूरी मापने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये भी क्या है सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की जो इकाई है वो सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो कौन सी होती है, पारसेक। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। तो ये आपको वैल्यू यहाँ पे याद रखना है। किसी भी प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन तथा एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल का मात्रक सीजीएस में डाइन होगा और एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है किसी भी 10th बेस्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम में या 11th-12th आपके स्कूल एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, सीजीएस पद्धति में जहाँ कार्य का मात्रक अर्घ है वहीं एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आपको याद रखना है। और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो अर्घ होता है। ये दोनों ही याद रखना है आपको, दोनों टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। तो कार्य का मात्रक अर्घ हो जाएगा सीजीएस पद्धति में, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जूल हो जाएगा। और आपको यहाँ पे वैल्यू भी याद रखना है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं विमाएँ की। तो विमाएँ क्या होती हैं, विमाएँ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें, जो पावर्स लगानी पड़ती है, उन्हें हम उस राशि की क्या कहते हैं, विमाएँ कहते हैं। जैसे कि हम कोई विमाएँ जो लिखते हैं उसको हम लिखते हैं m0l t⁻⁻2, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे अपन बोल रहे कि आयतन सूत्र क्या हो जाएगा, आयतन किसी भी वस्तु का हमने आयतन निकाला, तो मान लो कि आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इस प्रकार से लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो इस प्रकार से ही होगा। तो लंबाई को भी हम किस में मापेंगे, यहाँ पे दूरी है तो लंबाई को हम लेंथ में मापेंगे। चौड़ाई भी हमारी एक प्रकार की इसमें क्या होगी, लेंथ ही होगी, तो उसको भी हम एल में मापेंगे, लेंथ में। और ऊंचाई भी हमारी एक प्रकार की लेंथ ही होगी, उसको भी हम किस में मापेंगे, लेंथ में भी मापेंगे। तो विमेय सूत्र हम बनाते हैं, किसी भी भौतिक राशि का जब विमेय सूत्र बनाते हैं तो उसका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसका हम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो हम ये अभी आयतन का फॉर्मूला बना रहे हैं, आयतन का हम विमेय सूत्र बना रहे हैं। तो आयतन का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एल की पावर कितनी आ रही है, एल मल्टीप्लाई एल, मतलब कि लंबाई को भी हम लेंथ में मापेंगे और चौड़ाई को भी हम लेंथ में मापेंगे और ऊंचाई जो है हाइट उसको भी हम लेंथ में मापेंगे। चौड़ाई जो हो जाएगी हमारी ब्रेथ हो जाएगी और लेंथ लंबाई, और ऊंचाई जो हो जाएगी वो हमारी हाइट। तो इस प्रकार तीनों को हम एल लंबाई में मापते हैं, दूरी है एक प्रकार से वो। तो ये हमारी तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एल क्यूब आ गया। अब यहाँ पे देखो एम भी नहीं है और टी भी नहीं है, मतलब समय भी नहीं है यहाँ पे, तो आयतन मापने के लिए हमको समय की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका जो विमेय सूत्र बन जाएगा, यहाँ पे m और t शामिल नहीं है, तो हमारा विमेय सूत्र होगा m नहीं है शामिल तो m0, m की पावर 0 आ जाएगा। और l कितना है, तो l यहाँ पे 3 है तो l की पावर 3 हो जाएगा, l3। और t की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब t यहाँ पे शामिल नहीं है, समय यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, दूरी मापने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है हमारे को। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हमारा विमेय सूत्र बन गया m0 l³ t की पावर 0, m0 l की पावर 3 और t की पावर 0 हमारा विमेय सूत्र हो गया किसका, आयतन का। तो इस प्रकार से हम विमेय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो विमाएँ जो होती है उन्हें हम उस राशि की विमाएँ कहते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के विमीय संकेत इस प्रकार है जिससे हम विमीय समीकरण प्राप्त करेंगे। जो भी अभी मैंने आपको विमीय समीकरण प्राप्त करना बता दिया, किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक बताया, ऐसे हम बहुत सारे, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कम से कम मैं 30 से 40 विमीय सूत्र आपको निकालना बताऊंगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो विमेय सूत्र इस प्रकार से यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो लंबाई है उसको हम एल से दर्शाएंगे, और द्रव्यमान जब भी वजन की बात होगी तो उसके लिए हम विमेय सूत्र में एम लेंगे, और जो भी समय आएगा उसके लिए विमेय सूत्र में हम टी लेंगे, और ये हमेशा कैपिटल लेटरों में ही लिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हम कभी कभी यहाँ पे थीटा का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का बेसिक समाप्त होता है। ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद हम पार्ट सेकेंड लेके आएंगे। यदि आपको हमारे वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको हमको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सजेशन दें, और यह वीडियो किस प्रकार आपको पसंद आई वो भी आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में 11th 12th बेसिक के साथ में, और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के फिजिक्स बेसिक के साथ में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 2 में।